वेलकम है आप लोगों का। तो आज हम पढ़ने वाले क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम। ठीक है। सो जैसा कि हम इससे पुराने वाला चैप्टर जो कि था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वहाँ पे हमने एक सिस्टम पढ़ा था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसको किसने प्रपोज किया था? व्हिटेकर ने 1969। उन्होंने क्या कहा था कि भाई हम इस तरीके से ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है। तो जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थे, इसके अंदर कौन कौन आते थे? नंबर 1 मोनरा, फिर था प्रोटिस्टा, फिर था फंजाई। ठीक है। देन हमारे 2 थे किंगडम एनिमल, किंगडम प्लांटे। अब इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ प्लांट किंगडम पढ़ने वाले हैं, और इससे आगे वाला जो चैप्टर होगा वो होगा आपके पास एनिमल किंगडम होगा। ठीक है। किंगडम मोनरा, प्रोटिस्टा और फंजाई, ये तीनों के तीनों हमने किंगडम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में हमने वहाँ पे डीप में पढ़ लिया है। ठीक है। सो प्लांट किंगडम हमें यहाँ पे दिया गया है, जो कि बिल्कुल डिटेल में होने वाला है, इसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है। अब सुनो, वी मस्ट स्ट्रेस हेयर दैट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लांट किंगडम हैज़ चेंज ओवर टाइम। सुनो, आप एक चीज़ देखो, आप जब पहली बार जब आप रीडिंग करते हो किसी चैप्टर की, तो इतने अच्छे से डीपली आपको समझ नहीं आता, लेकिन जब बार बार आप उसको कंटिन्यूसली रीड करोगे, है ना, रिवीजन करोगे, तो आपको अच्छे से समझ आता है। इसी तरीके से हम जब ने लोगों को क्लासीफाई करना स्टार्ट किया, मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म थे, तो हम पहले इतने अच्छे से नहीं कर पा रहे थे। फिर धीरे धीरे हमारे अंदर क्या कुछ चेंजेस आए हमारे अंदर, मतलब हमारे पास अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट आ गए, है ना, लाइक माइक्रोस्कोपी, काफ़ी चीज़ें एडवांस में आ गई हमारे पास। ठीक है। टेक्नोलॉजी बड़ी आ गई, तो धीरे धीरे करके हमने कुछ ना कुछ चेंजेस किए अपने क्लासिफिकेशन के पैटर्न में। ठीक है। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, हमारे पास फंजाई, मोनरा और प्रोटिस्टा, इन सबको हमने क्या देखा कि भाई इन सब के पास होती है सेल वॉल। तो साइंटिस्ट ने सोचा अच्छा इनके पास सेल वॉल है, तो इनको डाल देते प्लांट किंगडम के अंदर। लेकिन प्लांट किंगडम में ज़रूरी नहीं है कि सेल वॉल हो तो ही आप प्लांट के अंदर डालोगे। बाद में हमें कुछ ना कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स मिली, जिससे हमने क्या किया, इन लोगों को बिल्कुल अलग किंगडम में डाल दिया। एक आ गया किंगडम फंजाई, देन आ गया मोनरा, देन आ गया प्रोटिस्टा। ठीक है। तो धीरे धीरे हमारे पास चेंजेस होते गए। तो एग्जाम्पल जैसे कि फंजाई दे रखा है और कुछ मेंबर्स हैं मोनरा और प्रोटिस्टा के, जिनके पास सेल वॉल होने की वजह से हमने उनको प्लांट किंगडम में डाल दिया था। ठीक है। लेकिन बाद में हमने उसको सेपरेटली दूसरे किंगडम्स के अंदर डाला, जब हमने धीरे धीरे देखा कि भाई ये चीज़ें तो बिल्कुल अलग है, ज़रूर थोड़ी प्लांट किंगडम में वही जाएंगे जिसके पास सेल वॉल होगी। ठीक है। सो सियानोबैक्टीरिया दैट आर ऑल्सो रेफर टू एज ब्लू ग्रीन एल्गे, जैसे कि हमारे पास सियानोबैक्टीरिया भी था, उसको भी हमने एक तरीके से एल्गी में डाल दिया था। ठीक है। जबकि वो एल्गी नहीं होती है, वो कौन सी किंगडम में था? मोनरा किंगडम में। तो धीरे धीरे हमारे पास चेंजेस आते गए, फिर हमने कुछ ना कुछ एडवांसमेंट होने की वजह से टेक्नोलॉजी में उनको बाद में हमने आगे फर्दर चेंजेस करते गए हैं। ठीक है, अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम में। तो अब इस चैप्टर में हम लोग डीपली एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। ये पांचों के पांचों हमारे पास किंगडम प्लांटे के अंदर आते हैं। ठीक है। सो अब हम देखते हैं क्या क्या क्लासिफिकेशन किस किस तरीके से हमने की एंजियोस्पर्म्स के अंदर। ठीक है। तो हमारे पास क्लासिफिकेशन सिस्टम बनते गए। हम टोटल पढ़ते हैं 5। अब सुनते जाना। अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब सोच के देखो, आप किसी इंसान से मिल रहे हो तो आप सबसे पहले क्या नोटिस करते हो? उसके आउटर अपीयरेंस। ठीक है। तो इसमें भी वही हम करने वाले हैं। साइंटिस्ट ने क्या देखा, अच्छा ये प्लांट दिख रहा है तो हम इसको उधर डाल देते हैं। यानी कि हम क्या करेंगे, सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखेंगे। ठीक है, कि भाई वो किस तरीके के एनवायरनमेंट में रहता है, कहाँ का उसका हैबिटेट है। ठीक है, कैसा कलर है उसका, कैसी नंबर है, कितने शेप्स हैं लीव्स के, यानी कि लीफ है आपके पास, उसकी शेप कैसी है, एक पेड़ के अंदर कितनी पत्तियां हैं, इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, एक तरीके से उनको डिस्क्राइब कर दिया, है ना। यानी मैंने क्या किया, मैंने एक ट्री देखा, मैंने उसको बाहर से देखा, भाई अच्छा ये जंगल में रह रहा है तो इसको उस कैटेगरी में डाल दो, है ना। तो हमने क्या किया, एक तरीके से वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को देख के हम लोगों ने क्या किया, उनको डिस्क्राइब करना स्टार्ट किया। बट इन्होंने क्या मुसीबत खड़ी कर दी, एक तरीके से इन्होंने क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ को भी दूर दूर रख दिया। मतलब इधर एक कैट है, उसको अलग उसमें डाल दिया, इधर भी कैट है। कैट तो सेम होते हैं ना, ऐसा थोड़ी ना कैट दूसरी स्पीशीज़ ही हो गई। तो हमने क्या किया, क्लोज रिलेटेड स्पीशीज़ भी एक तरीके से अलग अलग हो गई, सेपरेट हो गई। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, इन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को और वेजिटेटिव वाले रिप्रोडक्शन को इक्वल वैल्यू दे दी, जबकि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो वेजिटेटिव वाला है वो तो बहुत जल्दी बदल जाता है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, है ना। तो हमारे पास क्या हुआ, ये जो पहला सिस्टम था जो मैंने आपको बताया, इसको कहते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम। अब आर्टिफिशियल तो यही हो गया ना, बाहर से चीज़ों को देख के बता रहे हैं, हमने दिल में थोड़ी ना झाँक के देखा है। हमने क्या देखा है, सिर्फ बाहर से हमें चीज़ें कैसी नज़र आ रही है। क्लियर? तो हमने सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजी के कैरेक्टर देखे, लाइक हैबिट, कलर, नंबर एंड शेप्स ऑफ लीव्स।
ठीक है। हमने फिर वेजिटेटिव कैरेक्टर्स देखे, इसके अलावा हमने एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर देखा, सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को देखा, यहाँ पे फीमेल वाले को कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं दी। तो याद रखोगे एंड्रोशियम स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पे देखा था, ठीक है, जिसको किसने दिया था, लीनेज ने दिया था। तो इस सिस्टम को बोलते हैं आर्टिफिशियल। इसमें दो प्रॉब्लम्स आई थी। नंबर 1 क्लोज रिलेटेड स्पीशीज़ थी, वो सेपरेट कर दी थी हमने, ठीक है। नंबर 2 हमारे पास इक्वल वेटेज दे दी थी वेजिटेटिव वाले को भी और सेक्सुअल वाले को भी, जबकि वेजिटेटिव वाला वो बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाता है बाय द एनवायरनमेंट। क्लियर। नेक्स्ट आता है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब नेचुरल का मतलब हम अब डीप में जाने वाले हैं। अब इंसान को हमने बाहर से देख लिया, अब कहाँ से देखना चाहोगे, उसके अंदर भी तो झांक के देखो। तो इसका मतलब हम अब उसकी आउटर अपीयरेंस को ना देख के हम उसके इंटरनल ब्यूटी पे फोकस करने वाले हैं। क्लियर। तो हम क्या देखेंगे, हम नेचुरल एफिनिटीज़ देखेंगे भाई, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं। तो अंदर क्या हो सकता है, उसके आप देखोगे इंटरनल फीचर्स, जैसे कि स्ट्रक्चर कैसा है, कैसी एनाटमी है उसकी, कैसी एम्ब्रियोलॉजी है, क्या फाइटोकेमिस्ट्री, सिंपल, ठीक है। सो नंबर 1 क्या था, आर्टिफिशियल, मतलब हमने बाहर से देख लिया कि अच्छा ये ऐसे है वो ऐसे है। दूसरा क्या है हमारे पास, नेक्स्ट सिस्टम जो था हमारे पास नेचुरल एफिनिटीज़ के ऊपर बेस्ड था, जिसमें हमने एक्सटर्नल वाले फीचर्स को साइड करके हमने दिल में झांकने की कोशिश की, हमने इंटरनल फीचर्स के बारे में फोकस किया और वो चीज़ें हमने यहाँ पे देखी। इसको सबसे पहले किसने दिया था, बेंथम एंड हुकर ने दिया था। तो इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिली थी एज़ कम्पेयर टू आर्टिफिशियल। अब सुनो, अब है हमारे पास फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब देखो, आपने बाहर से भी देख लिया किसी इंसान को, दिल से भी देख लिया, क्या आप उसके ख़ानदान के बारे में नहीं जानोगे, हाँ, क्या उसके पूर्वजों के बारे में नॉलेज नहीं रखोगे कि ये बंदा किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, इसके किस तरीके के रिलेटिव्स हैं, है ना, क्या नेचर है क्या नहीं है। तो सिंपल वही वाला लॉजिक चल रहा है यहाँ पे। हम क्या करेंगे यहाँ पे, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, मतलब हम इवोल्यूशन के बारे में कुछ ना कुछ बात करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम उस बंदे की इवोल्यूशन रिलेशनशिप को चेक करेंगे उसके पूर्वजों के साथ, सिंपल, क्लियर। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सेम टैक्सा से बिलोंग कर रहे हैं उनको हमने एक एंसेस्टर का मान लिया। एग्जाम्पल, हमारे जैसे दादा होते हैं, परदादा होते हैं, तो उन्हीं की तो एक तरीके से जनरेशन चलती आ रही ना आगे, है ना। बाद में तो डिवाइड हो गए, जैसे दादा से परदादा, उनके बाद कौन आए, दादा, फिर कौन आते हैं, पापा आ गए, इधर चाचा आ गए। तो यानी एक लाइन चलती आ रही, लेकिन हमारे कॉमन एंसेस्टर कौन रहे हैं, वही रहे होंगे जहाँ से रखी गई है नींव, क्लियर। तो ऑर्गेनिज्म जो कि सेम टैक्सा से बिलोंग करते हैं, फिर हम उन्हें कॉमन एंसेस्टर मान लेते हैं। भाई कॉमन एंसेस्टर से ही होके ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म आगे इवॉल्व हुए, ठीक है। हम ये इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं बाकी किसी सोर्सेज से भी, ताकि हमें ज़्यादा दिक्कतें ना हो क्लासिफिकेशन में, ताकि हम क्लासिफिकेशन अच्छे से कर सकें, क्लियर। इसके बाद हमारे पास, अब सोच के देखो, हम कुछ लोग ऐसे भी तो होते हैं जिनको अपने आसपास के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं होती, मतलब कि कुछ बैकग्राउंड के बारे में कुछ पता ही नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे लोगों को क्या करें, तो जिनके पास कोई सपोर्टिव फॉसिल एविडेंस नहीं है ना। हम जैसे कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप देखते कैसे हैं, जैसे कि पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं, हमें फॉसिल्स मिल गए तो हम देखते हैं अच्छा ये डायनासोर से मैच खा रहा था, उसको उस कैटेगरी में डाल दो, है ना। कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें मिलती हैं, हम कहते हैं ये तो पहले स्पीशीज़ रहा करती थी। तो अगर ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके पास कोई ऐसा सपोर्ट ही नहीं है कि वो बता पा रहा है कि भाई हमारे फॉसिल्स तो पहले पूर्वजों से मिलते थे, तो हम क्या करें, तो हमारे पास अलग से एक टेक्सोनॉमी आती है, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। अब न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी का मतलब कुछ ना कुछ नंबर्स की बात हो रही है, और अच्छे से नंबरिंग कौन कर पाता है, कंप्यूटर कर पाता है ना। जैसे कैलकुलेटर कौन ढंग का होगा, हम होंगे या फिर मशीन्स होंगी, तो नॉर्मल सी बात है। तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी बेस्ड है कंप्यूटर पे, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, सारे के सारे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को नोटिस करेंगे, ठीक है। फिर हम नंबर असाइन कर देंगे, अच्छा इतने कैरेक्टर है, ओके। हम हर कैरेक्टर का एक कोड बना देंगे, उस ऑर्गेनिज्म को क्लियर करके दे देंगे, ठीक है। अब इसमें हम ना एक तरीके से क्या कर सकते हैं, अब कंप्यूटर तो बहुत सारे काम कर सकता है, जबकि हम इंसान हैं, हम तो एक चीज़ पे फोकस करेंगे। तो कंप्यूटर में क्या होता है, बेसिकली हम बहुत सारे कैरेक्टर्स को एक बार में स्टडी कर सकते हैं, तो वहाँ पे कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्लियर। सो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन कंप्यूटर। इसमें क्या करेंगे, सारे के सारे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स को आप लोग नोटिफाई करोगे, ठीक है। फिर नंबर्स और कोड्स आप असाइन कर दोगे हर कैरेक्टर को, और फिर हम लोग प्रोसेस करेंगे, अच्छा ये है, अच्छा वो है, क्लियर। इसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वल वेटेज दे देंगे, इक्वल इंपॉर्टेंस दे देंगे, क्योंकि हम एक ही टाइम पे हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर को स्टडी कर सकते हैं,
क्लियर। नेक्स्ट साइटो टेक्सोनॉमी। अब साइटो का मतलब तो कुछ ना कुछ सेल के बारे में बात हो रही है, बिल्कुल। तो यहाँ पे साइटो टेक्सोनॉमी का मतलब जो कि हमें साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन देगी। सेल के अंदर क्या होता है, क्रोमोजोम, नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर, यानी हम बात कर रहे हैं सेल के अंदर के एनवायरनमेंट के बारे में। वहाँ क्या होते हैं, क्रोमोजोम होते हैं। अब देखें कितने क्रोमोजोम हैं, उनका कैसा स्ट्रक्चर है, उनका कैसा बिहेवियर है, इसी को हम बोलते हैं कीमो टेक्सोनॉमी। ठीक है, इसको हम यूज़ करते हैं बेसिकली, काफ़ी सारे साइंटिस्ट यानी टेक्सोनॉमिस्ट यूज़ कर रहे हैं इस टेक्सोनॉमी को, क्लियर, ताकि जितनी भी जो कन्फ्यूज़न है वो हम सब दूर कर सकें। तो यहाँ पे मैंने आपको इंट्रो दिया है, इससे आगे का पोर्शन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जिसको भी पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।